हेलो क्लास 9 के हिंदी के बच्चों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 9 की एनसीईआरटी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1, जिसके गद्य खंड के अंतर्गत पाठ 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। तुम कब जाओगे अतिथि। बच्चों, इसका एक्सप्लेनेशन भाग 1 हम पहले पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 2। तो बात कर लेते हैं कि इस पाठ के लेखक शरद जोशी जी हैं, जो कि एक उत्कृष्ट व्यंग्यकार थे और उन्होंने अनेक व्यंग्य कृतियाँ लिखी हुई थी। और इस कहानी तुम कब जाओगे अतिथि में उन्होंने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना कोई पूर्व सूचना दिए चले आते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते। तो हम लोग पिछले वीडियो में देख रहे थे कि लेखक के यहाँ अतिथि आते हैं और चौथा दिन हो जाता है और उनके जाने का कुछ भी उन्हें जाने का पता ही नहीं लग रहा है, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और तीसरे दिन जब वो कहते हैं कि मेरे कपड़े लॉन्ड्री में देने हैं, धोबी को कपड़े देने हैं, तो अतिथि जो लेखक हैं और उनकी पत्नी हैं, दोनों ही बहुत ही एक तरीके से शॉक में आ जाते हैं और पत्नी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं और अपने पति की तरफ बाहरी आंखों से देखती हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे इनकी बड़ी आंखें देखकर अजीब सी घबराहट होने लगती है और ये भय उन्हें इसलिए हुआ था, उनकी आंखें इसलिए चौड़ी हो गई थी कि ये जाने अतिथि अब कितने दिन और रुकेंगे, क्योंकि जब तीसरे दिन वो ये कह रहे हैं कि मुझे धोबी को कपड़े देने हैं, अर्थात अभी इनका फ़िलहाल जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। तो इसके आगे ही देखिए, अब इस पे इसे देखते हैं। तो पत्नी की जो ये आशंका थी ना, उसी के आगे बात हो रही है। और आशंका निर्मूल नहीं थी अतिथि, तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यही हो। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है और तुम यही हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। तो कह रहे हैं कि अतिथि जो है जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उनके कपड़े भी लॉन्ड्री से धुलकर आ गए, उनकी चादर भी चेंज हो गई और अब हम जो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे वो भी धीरे धीरे हमारी ख़त्म हो गई है। लेकिन उनके जाने का कोई भी लक्षण, कोई भी सिरा दिख नहीं रहा है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते, है ना। पहले जब अतिथि आए थे तो लेखक के साथ वो बातचीत चल रही थी, तो हंस रहे थे, ठहाके हो रहे थे, मतलब प्रसन्नता के साथ था। तो वो कह रहे हैं कि वो ठहाके भी कहीं कोई हंसी ठहाके नहीं सुनाई दे रहे। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनलों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। तो कह रहे इतनी हम 3 दिन से बातचीत हो रही है, हमारी सारी बातचीत ख़त्म हो गई, कितनी बातें करें। तो जो बातचीत की जो गेंद है वो सारे चर्चा के जितने भी क्षेत्र थे सब हमने कर लिया, हर टॉपिक पर हमने बात कर ली और अब हमारे पास करने के लिए भी कोई बात नहीं बची। अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। तो कह रहे कि अब बातचीत कोई शुरू ही नहीं करे, किस टॉपिक पर बात करें, सारी बातें तो हो गई हैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो, यानी कि बैठे तो हैं आमने सामने लेकिन करने के लिए कोई बात नहीं बची है। तो दोनों ही पुस्तक पढ़ रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आँख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया। वो कह रहे हैं कि जितने विषय हो सकते थे ना, वो सारे विषय पर हम बातचीत कर चुके हैं और हमने अपनी पुरानी प्रेमिकाओं की बातचीत भी कर ली और अब एक चुप्पी है हमारे बीच में। सौहार्द अब शनय शनय बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। जो आपस में प्रेम और सौहार्द था ना, वो धीरे धीरे बोरियत हो रही है। अब एक दूसरे का साथ अच्छा नहीं लग रहा है ना। बोरियत का मतलब होता है कि हमें पसंद नहीं आ रहा है। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही हैं, पर तुम जा नहीं रहे। तो मन ही मन गालियां निकल रही हैं कि आदमी क्यों नहीं जा रहा है। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं ही नहीं, मेरा परिवार भी मतलब परेशान हो गया है और हम सब समझ नहीं पा रहे हैं कि
क्यों तुम घर में आके हमारे चिपक गए हो? ऐसी कौन सी गोंद है जो हमें दिख नहीं रही है? क्या कारण क्या है? गोंद का मतलब ऐसा कौन सा कारण है? अब तो हम तुमसे इतने मुस्कुराकर बात भी नहीं कर रहे हैं, खाना भी हमने बिल्कुल साधारण बना दिया है घरेलू जैसा, और अब तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है जिस कारण तुम्हें यहाँ रुकना अच्छा लगे। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि? कल पत्नी ने धीरे से पूछा था। कब तक टिकेंगे ये? मैंने कंधे उचका दिए। क्या कह सकता हूँ? मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तो कह रहे हैं कि हम तो डिनर से चले थे, जब तुम आए थे हमने पहले दिन अपने खाने को डिनर बनाया था, अच्छे से मिठाई और पता नहीं क्या क्या बनाया था। अब हम खिचड़ी पर आ गए हैं, और फिर भी अगर तुम अभी तक अपना बिस्तर बांध नहीं रहे हो और नहीं जा रहे हो तो अब तो लगता है हमें उपवास पर जाना होगा। जब खाना बनेगा ही नहीं तभी तुम जाओगे। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि। वो कह रहे हैं कि अब तो तुम्हारे और मेरे संबंध के बीच में एक ऐसा संक्रमण आ गया है कि अब ये हमारे लिए घातक हो सकता है। अब मेरा व्यवहार कैसा भी बदल सकता है, इसलिए अब ये एक चरम क्षण आ गया है। शायद इसके बाद हम तुम्हें और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम जाओ ना अतिथि। वो कह रहे हैं तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना? मैं जानता हूँ दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। वो कह रहे हैं कि तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं, मुझे मालूम है दूसरों के घर जाते हैं हमें अच्छा लगता है, क्योंकि दूसरों के घर में कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कुछ काम नहीं होता है, बस बैठना है, खाना है, मज़े करने, है ना। तो अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के ही रहते, पर ऐसा तो नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़ें। तो कह रहे हैं कि अपना घर तो अपना ही होता है और इसीलिए घर को स्वीट होम कहा जाता है। अब अगर लोग दूसरों के घर में रहने लगेंगे तो दूसरों के घर की जो स्वीटनेस है वो नहीं ख़त्म हो जाएगी, है ना। इसलिए सबको अपने अपने घर में ही रहना चाहिए। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। वो कह रहे तुम्हें अच्छा लग रहा है, लेकिन सोच लो ज़रा, शराफत भी एक चीज़ होती है। कितनी दिन समय तक कोई शराफत दिखाएगा? और अगर गेट आउट कह दिया जाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा? वो भी तो बोला जा सकता है ना। इस बात से पता लगता है देखो बच्चों कि लेखक कितना इरिटेट हो गया था, कितना परेशान हो गया था अतिथि के कारण। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। तो वो कह रहे हैं, बात चौथे दिन से शुरू करी थी ना उन्होंने ये पाठ कि चौथा दिन हुआ अतिथि को, तो अब कह रहे हैं कि अब एक रात तुम जब और सो लोगे, खराटे मार मार के सो लोगे, तो कल जो सवेरा आएगा, है ना, वो 5वां दिन होगा, 5वें सूर्य की किरण होगी। आशा है वो तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। वो कह रहे हैं कल तुम्हें निर्णय लेना होगा क्योंकि मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी। वो कह रहे हैं कल अगर तुम नहीं गए तो वो मेरी सहनशीलता अब समाप्त हो जाएगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा, यानी कि इसके बाद मैं तुम्हारे स्वागत सत्कार के लिए नहीं खड़ा रह सकूँगा। फिर तो मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। मैं कोई तुम्हारी तरह मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, होते होंगे अतिथि देवता, पर मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ अतिथि महोदय, आप देवता होंगे, तो इसलिए मैं तो मनुष्य हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते भाई। मनुष्य और देवता हमेशा थोड़ी साथ रहते हैं, देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तो तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अगर तुम अतिथि देवो भव रखना चाहते हो, अगर अतिथि को देवता के रूप में बनाए रखना चाहते हो, तो तुम लौट जाओ, तभी तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अन्यथा अगर तुम अपमानित होकर चले गए तो फिर अतिथि का देवत्व कैसे रहेगा?
यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। तो कह रहे कि मैं तो मनुष्य हूँ और मनुष्य तो कुछ भी कर सकता है। फिर मैं अपनी वाली पे आ गया और मनुष्य की तरह मान लो मैंने गेट आउट कह दिया या कुछ और अपमानजनक बात कह दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे पहले तुम लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो आखिर में वो फिर कहते हैं कि उफ, तुम कब जाओगे अतिथि, है ना। तो बड़े रोचक ढंग से ये उन्होंने बात कहानी में लिखी है शरद जोशी जी ने कि किस तरह से अगर कोई व्यक्ति अतिथि के रूप में किसी के यहाँ आए और फिर जाने का नाम न ले और तो क्या परेशानी पैदा हो जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। अगले वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह से देखते रहिए, सुनते रहिए, दोस्तों को शेयर करते रहिए। लर्न हिंदी विद अंजू मैम में और आसानी से हिंदी पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बच्चों, जय भारत, जय हिंद।